माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 भूगोल का हमारी पृथ्वी को देखेंगे। पिछले 2 चैप्टर हम पीछे की वीडियो में कवर कर चुके हैं पॉडकास्ट वे में। अगर आपको सुनना है तो आप वो वीडियोस को जाकर के देख सकते हैं। आइए चैप्टर शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा स्थल मंडल जो है वो अनेक प्रकार की प्लेटों में क्या है, विभाजित है। और उन प्लेटों को क्या कहते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है। पृथ्वी की गति को किस प्रकार विभाजित किया जाता है, किस आधार पर विभाजित किया जाता है? तो जो प्लेटों के बल होते हैं ना, उस आधार पर विभाजित किया जाता है, जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, एवं जो पृथ्वी के बाहरी भाग में उत्पन्न होते हैं बल, उनको क्या कहते हैं? बहिर्जनिक यानी एक्सोजेनिक फोर्स। और जो अंदर के भाग में उत्पन्न होते हैं उनको क्या कहते हैं? अंतर्जनिक यानी एंडोजेनिक फोर्स। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर हानि होती है। यानी भूकंप और ज्वालामुखी जो है वो आपकी पृथ्वी की किस गति के कारण उत्पन्न होते हैं? आकस्मिक गति के कारण। ठीक है, ये क्रियाकलाप दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। क्या इसमें आपको बताया हुआ है मेनली इस क्रियाकलाप में कि आप गैस की बर्नर को ऑन कीजिए, उस पर एक बड़ा भगोना रखिए, ठीक, उसको भर लीजिए, आधा भर लीजिए जल से। फिर उसके बाद बर्नर को जलाइए, गरम करिए, भगोने को गरम करिए। उसमें एक कागज़ की बॉल को मोड़ करके गोल फोल्ड करके उसमें अंदर डालिए। जब पानी गर्म होगा ना तो आपको जो कागज़ का बॉल है वो ऊपर उठेगा, बाहर आएगा। और वही जब पानी ठंडा होगा तो वो नीचे पानी में बैठ जाएगा। यही आपको इस क्रियाकलाप में बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए। ये पृथ्वी की गतियाँ जो आपको ऊपर बताया गया है, इसी को आपको एक मैप वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए, पृथ्वी की गतियाँ कितनी होती हैं? 2, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल, यानी एंडोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स। और जो एंडोजेनिक फोर्स होता है ये एक आकस्मिक फोर्स जो होता है, अभी बताई ना पीछे। आकस्मिक फोर्स के कारण क्या होता है? भूकंप आता है, ज्वालामुखी होता है, भूस्खलन, लैंडस्लाइड होता है। और फिर पटल विरूपण, ये क्या होता है? ये धीरे होता है और इसके कारण क्या होता है? पर्वत का निर्माण होता है। ये जो पटल विरूपण बल है इसके कारण क्या होता है? ये पर्वत निर्माणकारी बल होता है, इसके कारण पर्वतों का निर्माण होता है। फिर बहिर्जनित बल में क्या होता है? अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन क्या होता है? जो मिट्टी का कटाव होता है उसी को अपर्दन बोलते हैं। इससे क्या होता है? नदी का बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद आदि। अब ये देख लीजिए शब्दावली आपको दिया हुआ है। ये स्थल मंडलीय प्लेट भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन्हें महाद्वीप एवं महासागर की परतें टिकी होती हैं। जो महाद्वीप और महासागर की परतें हैं वो किस पे टिकी हुई हैं? भूपर्पती में जो छोटी छोटी और बड़ी बड़ी असमान आकार की परतें हैं ना, उसी पे वो टिकी हुई हैं। चलिए आगे देखिए। ज्वालामुखी अब देखना है आपको। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। यानी ये देखिए, ये रही आपकी ज्वालामुखी। ये यहाँ का जो पदार्थ होता है इसको बोलते हैं मैग्मा। ये जिसका ऊपर होता है इसको बोलते हैं क्रेटर। इससे यहाँ से क्या निकलता है? लावा। और ये बाहर बादल के बाहर राख के रूप में फैल जाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये रहा लावा। आइए आगे देखिए। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप किसको कहते हैं? जो मेनली पृथ्वी की तरंगे होती है जिसमें गति होती है ना, उसी को कहते हैं भूकंप। भूपर्पटी के नीचे एक स्थान होता है जहाँ कंपन आरंभ होता है, जहाँ से कंपन शुरू होता है। यानी भूकंप कहाँ से शुरू होता है? उद्गम केंद्र से। ठीक है, उद्गम केंद्र वही जो पृथ्वी का जो केंद्र होता है ना, वहीं से। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अभिकेंद्र कहते हैं। अभिकेंद्र के से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में गमन करती है। अभिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अभिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे जब भूकंप उद्गम केंद्र से उठता है ना, तो उसके किनारे के जो भाग होते हैं, उसके पास वाले भाग, उसको कहते हैं अभिकेंद्र। और अभिकेंद्र जब तरंगे उद्गम केंद्र से उठती हैं तो वो अभिकेंद्र की तरफ तेजी से बढ़ती हैं,
जाहिर सी बात है जो पास के भाग है उनको ज़्यादा हानि होगी। तो अभिकेंद्र के पास के जो भाग होते हैं उनको भूकंप की तीव्रता से बहुत ज़्यादा हानि होती है। आइए ये देख लीजिए। एक बर्तन ले, उसे जल से भरकर ढक्कन बंद कर दें तथा गर्म करने के लिए रख दें। जब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। आप देखेंगे जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी है उनमें कंपन होने लगता है। दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के ऊपर कंपन की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लग पृथ्वी जब भूकंप आता है तो जनरली यही होता है कि पृथ्वी कांपने लगती है और जो वेव्स होती हैं वो तेजी से बढ़ती हैं आगे की तरफ, जिससे पृथ्वी में कंपन होता है, चीज़ें अस्त व्यस्त होती हैं, टूटती फूटती हैं और जन धन की हानि होती है। इसको देखिए, इसी को कहते हैं, ये जो भाग है ना इसी को कहते हैं उद्गम केंद्र। यहीं से जो यह तरंगे शुरू होती हैं, देखिए ये गोल गोल भाग में शुरू हुई है ना, यही तरंगे हैं। और ये जो इसके पास वाला भाग है, ये भाग, इसी को कहते हैं अभिकेंद्र। और ये जो प्लेटें हैं उनकी सीमा है और सभी दिशाओं में बाहर की ओर ये प्लेट तरंगे निकल रही हैं, आपको दिखाया हुआ है। आइए देखिए तरंगे अब कौन कौन सी कितने प्रकार की होती हैं ये देख लीजिए। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। पी तरंगों को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे। एस तरंगों को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। और जो एल तरंगे होती हैं उनको क्या कहते हैं? पृष्ठीय तरंगे। इसमें से सबसे ज़्यादा जो जन धन की हानि होती है वो कौन सी तरंगे करती हैं? एल तरंगे। ये बहुत तेज गति से चलती हैं और सबसे ज़्यादा ये सतह पर चलती हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंगे होती हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंगे हमारे लिए कौन सी हैं? एल तरंगे। ठीक है, एल तरंगे हमारे लिए सबसे ज़्यादा विनाशकारी हैं। अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी हैं? तो एस तरंगे हो जाएगा। पूछेगा कि अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी हैं? तो पी तरंगे हो जाएगी। ये पहले टीआरई में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। चलिए आइए आगे देखिए। यदि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। यानी ये कह रही है एनसीईआरटी आपसे कि भूकंप की जो भविष्यवाणी है वो एकदम कहा नहीं जा सकता 100% कि आज ही भूकंप आएगा। जनरली जब जलीय जीव बाहर आ जाते हैं, मछली हो गई, सांप हो गए, ये लोग उत्तेजना के कारण जब बाहर निकल के आ जाते हैं, ज़मीन पर आने लगते हैं, तो तब अनुमान लगाया जाता है कि अब भूकंप आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक दिया हुआ है, ये यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। जो भुज यानी जो गुजरात में भुज है उसमें 2001 में जो भूकंप आया था उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप, भीषण भूकंप देखा गया था। इसमें क्या हुआ था? स्कूल में बहुत ज़्यादा इमारतें गिरी थी और जो निराशाजनक राहत के लिए सरकार से गुहार लगाई गई थी। शहर में जगह जगह आग लग गई थी। और भूकंप में जो क्या हुआ था, राष्ट्रपति से आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री केंद्र से अपील की गई थी। गुजरात सरकार जो है वो क्या की थी? संकट का सामना करने के लिए जो केंद्र की सरकार है उससे क्या कहते? आर्थिक वित्तीय की जो क्या होता है सहायता मांगी थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इजी और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? तो भूकंप सिस्मोग्राफी से मापते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। ये भूकंप लेखी है ना, इसी को कहते हैं सिस्मोग्राफी। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफी। ठीक है, आगे देखिए। यानी 2 दशमलव से कम अगर भूकंप की तीव्रता मापी गई है रिएक्टर स्केल पे तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं है। यानी सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन सा होगा? जो 7 पॉइंट से जो भी ऊपर होगा रिएक्टर पे मापा गया भूकंप की तीव्रता होगी वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होगा, सबसे ज़्यादा उससे हानि होगी। ये देखिए यही है भूकंप लेखी, सिस्मोग्राफी। इसी से भूकंप की तीव्रता क्या करते हैं? हम इससे मापते हैं भूकंप की तीव्रता। अब भूकंप से बचाव की तैयारी ये तो सबको पता है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो पॉइंट छोड़िए नहीं, इसको भी देख लीजिए। भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान कहाँ पे होगा? रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। इनसे दूर रहें। किससे किससे दूर रहें? आग वाले स्थान से दूर रहिए। चिमनियों के आसपास बिल्कुल मत जाइए। और जो भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो टूट कर गिर सकती हैं उनके पास मत जाइए। खिड़की, दरवाजा, दर्पण, फ्रेम, इन सब से दूर रहिए। ठीक है,
और पहले से तैयार रहिए। अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच क्या करिए, जागरूकता फैलाइए, ताकि आपदा का सामना अपने विश्वास के साथ आसानी से कर सकें। ठीक है, खुले स्थान में चले जाइए, पेड़ पौधों से दूर रहिए। आगे देखिए, मुख्य स्थलाकृतियां। अपक्षय एवं अपरदन नामक दो प्रक्रमों द्वारा भूमि दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं, अपरदन। अपरदन मेनली किसको कहते हैं, जब भूमि का कटाव होता है ना, भूमि एक जगह की भूमि कट करके दूसरी जगह चली जाती है, उसी को अपरदन कहते हैं। जैसे बिहार में इस टाइम जवैनिया में आया हुआ है, भूमि कट रही है, लोगों के घर गिरते नजर आ रहे हैं, तो वही उसी को कहते हैं अपरदन। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। ऐसे इसके फलस्वरूप स्थान पर निक्षेपण करते हैं, यानी जो क्या करते हैं उसको काट करके ले जाते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां किससे निर्माण होती हैं, अपरदन से। अपरदन होगा, उसके बाद निक्षेपण होगा। तो अपरदन और निक्षेपण किसके कारण होता है, ये पूछा जाए अगर आपसे, तो क्या रिप्लाई करेंगे आप, क्या जवाब देंगे। तो अपरदन और निक्षेपण वायु और जल के कारण होता है। ठीक है, आइए देखिए नदी के कार्य। एक मिनट पहले ये देख लीजिए, क्या आप जानते हैं विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला का एंजेल जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा कौन सा जलप्रपात है, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला शहर में जो एंजेल जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका के कनाडा एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, यानी दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, नियाग्रा। और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की स्थिति पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। थर्ड नंबर पे कौन सा है, विक्टोरिया, जो कहाँ है, उत्तरी अमेरिका, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप मुझे बताइए कि आपके बिहार में जो है चाप झील, वो क्या है। भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात जो पूछा जाए तो उसको क्या बताएंगे आप, जोग जलप्रपात को। ठीक है, और जो बिहार की विश्व की सबसे ऊंची चाप झील पूछा जाए आपसे तो क्या जवाब देंगे, गोखीर झील, जो कि कौन सी है, जिसको क्या कहते हैं, कांवर झील भी कहते हैं। कहाँ है ये, बिहार के बेगूसराय में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चलिए देखिए, नदी के कार्य कौन कौन से हैं। नदी के जल में दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी बड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल तथा बड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनती है। यानी जलप्रपात का निर्माण कैसे होता है, जब बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पत्थरों को, जो नदी है, नदी का बहाव फोर्स जब तेज होता है, बड़े बड़े पत्थरों को काट करके उनसे बीच से जब गिरती है तो उसी को जलप्रपात, उसी से जलप्रपात बनता है और उसी को जलप्रपात कहते हैं। और उसी का आनंद लेने हम गर्मियों में घूमने जाते हैं। ठीक है, आइए चलिए देखिए, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। यानी ये जब नदी यहाँ से बहती हुई आती है ना, मैदानी क्षेत्रों में जब नदी आती है तो ये विसर्पी हो जाती है, यानी सर्पीले आकार में, जैसे सर्प चलता है ऐसे ही चलता है ना, तो ऐसे ही बहते हुए विसर्पी आकार में बहती है। और जब नदी का पानी जब ज़्यादा रहता है तो ये पूरा ऐसे ऐसे बहती हुई आती है, और जब नदी का पानी कम हो जाता है तो ये भाग आपका मिट जाता है यहाँ से। ठीक, तो ये क्या होता है, एक चाप का निर्माण होता है। इसी को क्या कहते हैं, चाप झील कहते हैं। इसी से चाप झील का निर्माण होता है। और चाप झील तो मैं आपको बताई ही अभी, विश्व की सबसे बड़ी चाप झील कौन सी है, गोखूर झील है, जिसको कांवड़ झील भी कहते हैं। कहाँ पे है ये, बिहार के बेगूसराय में। ठीक है, इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते हैं, समय के साथ साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। देखिए ये कट गया ना, यहाँ से नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। अवसाद किसको कहते हैं, जो चट्टान जब टूट जाती है उसको अपक्षय कहते हैं। और जो नदी जो है ढलुआ जब स्थानों पर बहती है, जैसे मैदानी क्षेत्रों में नदी बहती है तो मिट्टी को बहा करके लेके आती है। वहाँ के जो अन्य पदार्थ है, महीन मिट्टी है, उसको बहा करके लेके आती है, उसी को क्या कहते हैं, अवसाद, यानी गाद। अवसाद को ही गाद भी कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र पर पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है।
जिसको क्या कहते हैं, वितरिका। जो नदी है वो अनेक धाराओं में, देखिए ये एक मेन नदी है जो अनेक धाराओं में, छोटी छोटी धाराओं में टूट गई है शाखाओं की तरह। इसको क्या कहते हैं, वितरिका। ठीक है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण, मलबे यानी गाद, जो अपने साथ नदी गाद बहा के ले आती है ना, उसका निक्षेपण करने लगती है, यानी जगह जगह छोड़ने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह को डेल्टा का निर्माण होता है। ये जो जहां जहां ये छोड़ देगी, गाद छोड़ देगी, तो धीरे धीरे मुहानों पर क्या बन जाएगा, डेल्टा बन जाएगा। ठीक है। विश्व की अच्छा चलिए छोड़िए इसको। समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। जो समुद्र में जब लहरें उठती हैं तो चट्टानों से लगातार टकराती रहती हैं। ठीक है। उससे क्या बनता है, टकराने की वजह से समुद्री गुफा का निर्माण होता है। और ये जो गुफा है वो समय के साथ साथ बड़ी होती जाती है, और जब बड़ी होती है ऊपर की बस छत बचती है, तो उसको क्या कहते हैं, तटीय मेहराब। देखिए ये यहाँ दिखाया हुआ है आपको, तटीय मेहराब इसी को कहते हैं। ठीक है। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। और जब छत भी टूट जाएगा, केवल दीवारें बचेंगी, तो उस आकृति को क्या कहेंगे, स्टैग। ये देखिए स्टैग, ये रहा स्टैग। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए सैल, ऊंचे सैल तट्टों को क्या कहते हैं, समुद्र भृगु कहते हैं। ये देखिए ये है समुद्री गुफा और समुद्र भृगु। ठीक है। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलीन का निर्माण करती हैं। समुद्री तरंगे जो है किनारों पर जो गाद अवसाद जमा करेंगी, उससे क्या निर्माण करेंगी, समुद्री पुलीन का। अब हिमनद के कार्य देखिए, हिमनद के क्या क्या कार्य होते हैं। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है, और गोलाश्मी मिट्टी एक पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल जो होते हैं, वो क्या कहते हैं, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेपण हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। यानी जो तलछट मिट्टी निक्षेपित होती है वो क्या किसका निर्माण करती है, हिमनद और हिमोड़ का। अब पवन के कार्य देखिए। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बों के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सैल कहते हैं। पवन सैल के ऊपरी भाग को अपेक्षा निचल भाग को आसानी से काटती है। जो ऊपरी भाग होते हैं उनको उतनी आसानी से पवन नहीं काट पाते, जबकि निचली भाग को आसानी से काट देती है जो ऊपरी भाग होते हैं उनकी अपेक्षा। इसलिए ऐसी सैल के आधार पर संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से क्या करती है, दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इसको बालू टिब्बा कहते हैं। जब पवन का निर्माण रुक जाता है, जब मतलब हवा रुक जाती है, पवन का बहाव रुक जाता है, तो जो रेत चलती रहती है, उड़ती रहती है हवा के साथ, वो वहीं गिर जाती है, और गिरने के कारण वो क्या करती है, बालू का टिब्बा बनाती है। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो उसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेपण पाया जाता है। चीन में क्या है, सबसे ज़्यादा विशाल लोएस निक्षेपण पाए जाते हैं। अब ये क्वेश्चंस हैं, प्लेटें क्यों घूमती है, ये क्वेश्चंस को आप बना लीजिएगा, इनको देख लीजिएगा। ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आपका ये चैप्टर नंबर 3 भी आज यहाँ पे ख़त्म हो गया। चलिए ठीक है, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप जाके क्वेश्चन घर पे ज़रूर बना लीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।